हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊँगा जो यूपी बोर्ड द्वारा क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो आप लोग का 21 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जारी मॉडल पेपर है। आप खुद यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। देखो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में इस पूरे मॉडल पेपर को मैं 2 पार्ट में कराऊँगा, ठीक है? एक पार्ट में मैं ये सारे के सारे इसमें जितने भी 20 ऑब्जेक्टिव हैं उनको, ठीक है, और सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में जो इधर सब्जेक्टिव प्रश्न हैं यानी जो बड़े बड़े प्रश्न होंगे ओएमआर शीट के अलावा जिनको नॉर्मली कॉपी पे आपको सॉल्व करना होगा यहाँ से, उनको मैं क्या करूँगा कि एक नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में कॉपी पे एकदम लिख कर मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे, मतलब उससे क्या होगा ना कि आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे मैथ के प्रश्नों को करते हैं। क्योंकि मैथ में काफ़ी सारे लड़कों को डाउट होता है, बहुत सवाल नहीं आते हैं तो लड़के छोड़ कर और सवाल करते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको छोड़ना है, क्या करना है, सब कुछ, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में चलो हम लोग पूरा का पूरा पहले ये जो ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। और देखो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग मतलब मैथ को भी यार हिंदी की तरह या सामाजिक विज्ञान की तरह बना दी। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है सदैव अशांत शांत, इधर उपयुक्त दोनों ऐसे मरवा कर फिर अगला क्वेश्चन पे चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। ऐसा तो अगर इसके बेस पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर मैथ का क्वेश्चन करें तो एक ही क्वेश्चन को आपको समझते चलना है। देखो आप 100 ही मैथ का क्वेश्चन करोगे और 100 को समझ लोगे अच्छे से तो इसके बेस पे आप 1000 क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं एक एक इस क्वेश्चन को समझाता हूँ क्योंकि बोर्ड में आप लोग के इसी बेस्ड पे क्वेश्चन आएगा। अभी जो आप लोग का हिंदी का पेपर हुआ था, हिंदी में ना मैं देखा सब कोडों को मिला दूं तो बहुत ज़्यादा आप लोग के हिंदी के पेपर से जो मॉडल पेपर था बोर्ड द्वारा जारी उसमें से फंसा था। तो इसीलिए मैं चलो इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन भी फंसेगा और इनके बेस्ड पे भी, इनके आधार पे भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसेगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला यहाँ से। बाकी कहूँगा अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, अशांत होता है, शांत होता है, या फिर इधर देखो उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ एक परिमेय संख्या हमें बोला कि उसका दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या क्या होती है जिसको हम p/q यानी बट्टे के रूप में लिखते हैं। तो मान लो बट्टे के रूप में कोई भी संख्या ले लूँ मैं, जैसे मैं 2/5 ले लूँ तो 2/5 को हम जब मतलब इसको कटाएंगे तो ये 0.5 होगा, यानी दशमलव के बाद कट जा रहा है यहाँ पे देखो। या फिर मैं और कोई संख्या ले लेता हूँ, एक देखो एक मैं ले लेता हूँ जैसे 5/2 ही ले लेता हूँ तो ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे तो 2×5 10 यानी 2.5 ये बढ़ जाएगा, ये कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं 10/3 ले लेता हूँ तो देखो तितली का 9 हाथ और 1 बचा तो दशमलव बढ़ाकर 1 के आगे 0 बढ़ा सकते हैं और तितली का 9, और यह क्रिया आप कितना भी करते रहिए आगे ये कटेगा नहीं, चलता चलता जाएगा। यानी यह क्या है, यह दशमलव के बाद कट नहीं रहा है तो इसको ही बोलते हैं अशांत, ठीक है। और ये कट जा रहा है, दशमलव के बाद कट जा रहा है, मतलब 2 से आप देखो 2 दूना का 4 बचा 1 तो भाग नहीं जाएगा 1 में तो दशमलव बढ़ाकर आप 0 बढ़ाकर तो 2×5 10 ये कट जाएगा दशमलव के बाद। तो ये क्या होगा, ये शांत होगा, इसी को शांत बोलते हैं। तो यहाँ परिमेय संख्या शांत भी आ रहा है और अशांत भी आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या अशांत भी होता है, शांत भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग का देखो थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि उपयुक्त दोनों, मतलब शांत भी होता है अशांत भी होता है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ओएमआर शीट में आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे फिल करना होगा, सिंपल। चलो सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, सॉरी यार, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ओके, यहाँ पे एक शून्योत्तर परिमेय संख्या मतलब सिंपल एक परिमेय संख्या के ही बारे में बोल रहा है, जैसे 2 3 4, ठीक। ये परिमेय संख्या है, ये 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो कैसा होता है। तो देखो एक शून्योत्तर परिमेय संख्या जैसे मैं 2 ले लेता हूँ और एक इसमें अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय जैसे रूट में आपका 3 हो गया, ये अपरिमेय हो गया, आप सब लोग जानते हो। तो इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा यार, ये चलो यहाँ पे देखो जब इनसे गुणा करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब कि इसका मान ही डिफाइंड नहीं है, इसका मान डिफाइंड नहीं है, तब इसमें गुणा होगा
2 से उसमें गुणा होगा तो इसका मान ही डिफाइन नहीं है, तो 2 से गुणा होगा तब भी उसका मान डिफाइन नहीं होगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब वो हमेशा एक तरह से अपरिमेय ही, सदैव क्या होगा कि सदैव अपरिमेय ही प्राप्त होगा, सिंपल, ठीक। तो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, या सदैव परिमेय या परिमेय या अपरिमेय या एक, तो हम सदैव अपरिमेय बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एक तरह से सही हो जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड है, थर्ड हम लोग का प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। थर्ड प्रश्न है कि रेखा x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ओके, देखो हमें एक रेखा का मान हमें दे दिया है कि x बराबर 0 है और 2x + 3y बराबर 12 का हमें पूछ रहा है। मतलब एक रेखाओं x बराबर 0 और इतना का प्रतिच्छेद बिंदु है हमें पूछ रहा है। तो x बराबर यहाँ पे दिया है 0, तो x का मान इस समीकरण में रख दो, आपको मतलब मान y का ज्ञात चल जाएगा। यहाँ से y का ज्ञात कर लेंगे तो उस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु हमें मालूम चल जाएगा। तो अगर x बराबर यहाँ 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा ये 0 और प्लस ये 3y बराबर 12, तो ये y बराबर हम लोग का 12/3 यानी 4, यानी x बिंदु हम लोग का 0 और y बिंदु हम लोग का 4, यानी 0 4। तो 0 4 देखो ये है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया थर्ड क्वेश्चन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। ओके, हमें क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे भाग देने पे 70 और 25 में भाग देने पे शेषफल 5 और 8 बचे। ओके, मान लो कोई संख्या x है, x से हम भाग देते हैं 70 में तो शेषफल 5 बचता है, और x से भाग देते हैं 125 में तो शेषफल 8 बचता है। तो मान लो हम 70 में से 5 घटा देंगे और 125 में से 8 घटा देंगे, तो जो इधर संख्या प्राप्त हो रही है वो तब तो x से पूरी तरह विभाजित होगी। तो चलो घटा लेते हैं, तो 70 में से 5 गया 65 और 125 में से 8 गया, तो ये आप लोग का बच जाएगा 117। अब देखो, अब ये वाली संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, लेकिन अगर ये वाली संख्या है तो इसको हम भाग देंगे तो शेषफल यहाँ से हम लोग का 5 बच जाएगा और 8 ही यहाँ से इसमें से बच जाएगा, तो ये पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको पूर्णतः विभाजित करने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो उसका हम लोग इसका HCF एक तरह से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो यहाँ 65 और 117 का हम लोग HCF निकाल लेते हैं, 65 और 117 का हम लोग HCF निकाल लेते हैं। इस पर मैं ले लेता हूँ, रुक जाओ एक पेज। ये इस सवाल को करने का तरीका होता है, आपने 8वीं कक्षा में ऐसा सवाल पढ़ा होगा। तो मैं 65 से भाग देता हूँ 117 में, भाग नहीं देता हूँ, इसको मौसा बोलते हैं। तो ये एक बार जाएगा, तो ये 65, ये हम लोग का 5 2 7 या 6 5 11 यानी 52 हो गया। फिर हम लोग का अब 52 से इस 65 में भाग देंगे तो 65 एकम 52 एकम 52 3 ये 1 और 52 यानी 13 चौका 52। ओके, यानी हम लोग की वह बड़ी संख्या 13 होगी। जी हाँ मेरे दोस्त, वह बड़ी से बड़ी यहाँ 13 संख्या आ गई। अगर 13 से देखो 13 से तो यहाँ हम लोग भाग देंगे तो 65 और 117 को पूर्णतः विभाजित कर देगी, लेकिन हमें कह रहा है क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 में विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचे। तो 13 से देखना, आप 13 से इसमें भाग दोगे ना तो यहाँ शेषफल 5 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा। और करने का ये तरीका क्या था मैंने आपको समझा दिया। तो सिंपल वह संख्या क्या होगी, 13 होगी, ये फर्स्ट वाला। चलो मैं इसको साइड में थोड़ा रख देता हूँ, 1 मिनट इसको यहाँ पे। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि समीकरण 2x + ay बराबर 1, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x + ay और इसको माइनस इधर ले आते तो बराबर 0, प्लस इधर आएगा तो माइनस। समीकरण ये एक हो गई, ठीक। और ये समीकरण देखो एक ये दिया है, कोई भी हल नहीं है। ओके, समीकरण इतना तथा इतने का कोई भी हल नहीं है यदि a का मान होगा। a का मान क्या होगा यदि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो ये समीकरण देखो इस तरह लिखा गया, तो इसको तो मैं 3x - 5y और ये इधर -7 बराबर 0 ऐसे तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हमें ये दो समीकरण मान लो प्राप्त हो गई, ठीक है। इसका हल कोई हल नहीं होगा, हमें पूछ रहा है कब कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पे एक संख्या है a, उसको गायब कर दिया है, उसका मान ही हमें पूछ रहा है कि उसका मान क्या होगा। तो देखो आपने मतलब एक पढ़ा होगा, शर्त पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। समीकरण वाले चैप्टर में आपने शर्त पढ़ा होगा कि अगर दो समीकरण है उसमें a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो जो हम लोग की मतलब
समीकरण का हल होगा उसका एक भी हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा और ऐसा समांतर रेखाओं में होता है, आपने ये पढ़ा है। तो चलो यहाँ पे हम लोग का जो ये समीकरण है उसको रख लेते हैं और सारी चीज़ें हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग का फर्स्ट समीकरण क्या था, 2x प्लस ए वाई माइनस 1। तो यहाँ 2x प्लस ए वाई माइनस 1 ये हम लोग का बराबर 0 समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 में 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y और माइनस 7 को इधर मैंने ला दिया 0, ये समीकरण हम लोग का 2 हो गया। तो यहाँ पे देखो ये सब क्या होता है, ऊपर वाला A1 B1 और C1 होता है, ठीक है। और नीचे वाला A2 B2 C2 होता है, A2 B2 C2 होता है, ठीक है। जैसे सामान्य समीकरण होती है ना, x प्लस बी वाई प्लस सी, उसी टाइप का, ठीक है। तो ये A1 हो गया, ये यहाँ पे ये B1 हो, सॉरी ये A1, ये B1 और ये C1। और यहाँ पे ये जो आ गया है ना, ये आप लोग का A2, ये आप लोग का क्या हो गया B2 और ये क्या हो गया आपका C2। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, आपको सारी चीज़ें आपको चिन्ह सहित इसमें लेना है। तो A1 बटे A2, तो A1 क्या है 2 है, ये जो हम लोग का ये शर्त है इस पर रखते हैं। A1 बटे A2 क्या है 3 है, तो 2 बटे 3 बराबर B1 बटे B2 है ना, तो B1 का मान यहाँ पे A है, ठीक है। और बटे B2 का मान 5 है, कैसा 5 है -5। तो नीचे -5 करेंगे तो पूरा यहाँ पे -5 हो जाएगा आगे ही। तो चलो अभी यहीं पे रख लेता हूँ -5, ठीक है। और ये इक्वल टू नॉट है किसके, C1 बटे C2 के। तो C1 क्या है -1 बटे C2 क्या है हम लोग का -7। तो देखो अब इस समीकरण के थ्रू हम लोग हल कर लेते हैं। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन इन दोनों के बराबर ये नहीं, तो इसको तो मैं साइड में रख देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनको हम लोग हल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें a है और a का ही मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये -10 हो जाएगा, इधर गुणा होगा तो, और बराबर ये हम लोग का 3a हो जाएगा, यानी a बराबर -10 बटा हम लोग का 3 हो जाएगा। यानी हम लोग a पे हम लोग यहाँ जो संख्या थी, जो a को गायब किया था, इसके जगह पे -10 बटे हम लोग 3 रख लेंगे, तो ये जो पूरी समीकरण होगी उसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो -10 बटा 3 हम लोग का, ये हम लोग का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये 5वां क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के आप लोग देख सकते हो कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओके, हमें ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसके कथनों पे हमें विचार करना है। नीचे ये कुछ कथन शब्द दिए हुए हैं। ओके, यहाँ विविधकर के बारे में दिया है, वास्तविक मतलब मूलों के बारे में यहाँ पूछ रहा है विविधकर, यानी इसके हमें मूलों की प्रकृति निकालनी पड़ेगी। सिंपल, तो मूलों की प्रकृति चलो हम लोग निकालते हैं। मूल क्या होता है, एक द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, आप सब लोग जानते हो कि वो होता है ax² + bx + c। यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकते हैं बराबर 0, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे हम प्लस ही लिखते हैं। तो देखो a क्या है, यहाँ पे 2 है, और b क्या है -4 है, और c क्या है +3 है। चिन्ह सहित लेते हैं, ये ध्यान रखना चीज़ें। तो देखो मूलों की प्रकृति से थोड़ा रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो मूलों, सबसे पहले तो विविधकर, जो हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट होता है विविधकर, जो d वो बराबर होता है किसके, b² - 4ac के। ये फार्मूला होता है द्विघात समीकरण विविधकर d = b² - 4ac। ठीक, चलो तो यहाँ पे जब d का मान क्या आता है, हम लोग का d के मानों पे मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। जब d का मान >0 आता है, >0 मतलब d से 0 से ज़्यादा मतलब जब धनात्मक हो मूल। तो जब मूल धनात्मक होता है, विविधकर का मान जब मतलब धनात्मक होता है, तो जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और साथ में परिमेय होते हैं। क्लियर, साथ में परिमेय होते हैं। यहाँ पे हमें वास्तविक के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। चलो, और एक तो d का मान >0 होता है, मतलब धनात्मक होता है, लेकिन धनात्मक में भी पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब कि जैसे 4 आ गया या फिर 25 आ गया, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग हो जाएंगे। ये तो मतलब धनात्मक हो कि नॉर्मल हो, जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग हो जाए तब भी क्या होता है कि उसके मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं लेकिन अपरिमेय होते हैं। क्लियर। और एक और शर्त होती है कि अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए, यानी विविधकर हम निकाले उसका मान 0 के बराबर हो जाए, तो जो मूल होते हैं समीकरण के वो क्या होते हैं,
वो वास्तविक और समान होते हैं, ठीक है, वास्तविक और समान होते हैं। और यदि डी का मान लेस देन 0 आ जाए, यानी निगेटिव आ जाए, एक तरह से निगेटिव, यानी -3, -8, -4, कुछ भी मतलब निगेटिव आ जाए, तो मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि भाई निगेटिव आ गया तो कैसे वास्तविक होंगे, तो वास्तविक नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ से हम लोग इस समीकरण के माध्यम से हम लोग क्या निकालते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ हम लोग फार्मूला रखते हैं विविध कर का, विविध कर विविध कर डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। देखो आपको इतना लंबा नहीं जाना है, आपको फटाक एग्जाम में कैसे भी करना है, मैं तो आपको समझाते चल रहा हूँ कि इस पर कोई और क्वेश्चन भी दे दे तो आप कर लो, ठीक है। आपको फटाक कैसे भी 1 मिनट के अंदर आपको इसका आंसर निकालना है। 1 से आप 2 मिनट भी ले सकते हो, क्योंकि आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा, मतलब 20 ऑब्जेक्टिव करने का, तो 2 मिनट तक भी टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x² - 4x + 3 = 0। तो चलो यहाँ पे d हम निकालते हैं, तो d बराबर b², तो b हम लोग का क्या है -4, तो -4 हम लोग का उसका स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और -4a हम लोग का 2 है, गुणे c 3, तो यहाँ से देखो 16, ये 4 दूना का 8 और 3 का 24, यानी -24, यानी ये हम लोग का -8 बचा। यानी हम लोग का d का मान क्या आया, निगेटिव आया, d का मान क्या आया, निगेटिव आया। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव आने का मतलब, ऋणात्मक आने का मतलब कि हम लोग का क्या हुआ, मैंने शर्त में आपको बताया था कि अगर ऋणात्मक आ गया तो मूल उसके वास्तविक नहीं होंगे, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। देखो समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, सही बात है। और फर्स्ट कथन के दिए गए समीकरण का विविध कर 0 से कम है, सही बात है भाई, निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब 0 से कम ही तो है, ये भी सही है। समीकरण का विविध कर 0 है, गलत है, 0 नहीं है, 0 से कम है। समीकरण का मूल वास्तविक है, नहीं वास्तविक नहीं है, यहाँ पे ये सही होगा। तो ये ए और बी 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये तो कथन था, इसके सही ऑप्शन के लिए चलो इधर हम लोग आ जाते हैं, 1 मिनट इधर हम लोग सॉरी रुको 1 मिनट, देखो इधर देखो, इधर ये कथन दिया हुआ है, 4 कथनों में से कौन सही है, ए और बी, फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी मतलब हम लोग के सही थे, सिंपल। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग का क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफ़ी ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि AOBC एक आयत है, ओके, हमें एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हमें दिए हुए हैं, 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, और इसका हमें विकर्ण पूछ रहा है। तो देखो यहाँ इसको मैं किस पे करूँ, एक और इसको पेज ले लेता हूँ और उस पर हम लोग करते हैं एक आयत। तो आयत सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, ये हम लोग का ये आयत ही है ना जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है। इसमें मान लो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको AO है ना, तो AOBC ऐसे मैं ले लिया। ए का हमें निर्देशांक दिया है 0,3, बी का निर्देशांक O का निर्देशांक दिया है 5,0 और बी का निर्देशांक दिया है 5,0, और इसका हमें निर्देशांक नहीं दिया है। और हमें क्या पूछ रहा है, विकर्ण। तो आयत का विकर्ण तो यही होता है ना, ये वाला हो या फिर ये वाला हो। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम लोग इसके माध्यम से ज्ञात करें तो हमें विकर्ण नहीं ज्ञात हो पाएगा, क्योंकि ये वाला बिंदु हमें प्राप्त नहीं है। तो ये वाला हम लोग इससे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यूज कर इसका हम लोग लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। और चूंकि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, तो इसकी भी लंबाई उतनी ही होगी। तो चलो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो आप जानते हो क्या होता है दूरी फार्मूला होता है अंडर रूट मतलब x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। तो मान लो यहाँ पे कोई भी एक मान लो कि ये x1 है, ये x2 है, और हम लोग सही हम लोगों ने तो लिखा है यार, हम लोग का AOBC O हम लोग का देखो 0,3 है, इसीलिए तो गड़बड़ मैं कहा कि यार ये दोनों बराबर होंगे तो कैसे आएगा, ये 0,3 है, देखो A 0,3 O भी 0,3 और हम लोग का B 5,0। चलो तो ये इसको मैं x1 और x2 मान लो, एक को और एक को y, ये देखो यार दिमाग, पानी पी लेता हूँ थोड़ा, ओके 1 मिनट। चलो देखो यहाँ पे हमें 2 निर्देशांक मालूम है, इनके बीच की दूरी का फार्मूले से इनके बीच की दूरी याद कर लेनी है। तो ये देखो 5,0 यानी x1 और y1, ठीक है, और ये x2 y2 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग का x2 - x1, तो x2 हम लोग का क्या है 0 और माइनस x1, तो x1 हम लोग का 5 और होल का स्क्वायर, तो होल का स्क्वायर और प्लस y2, तो y2 हम लोग का 3 है
माइनस y1 0, तो y1 0 और ये अंडर रूट में है। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 में से हम लोग का 5 जाएगा तो -5 ही बचेगा और इसका स्क्वायर तो 25 हो जाएगा और ये प्लस है तो प्लस, 3 में से 0 0 और तितली का हम लोग का 9 हो जाएगा। सिंपल। तो ये हम लोग का 25 9 कितना हो जाएगा भाई? 25 9 हम लोग का अंडर रूट 34 हो जाएगा। यानी हम लोग का विकर्ण का मान क्या होगा? अंडर रूट 34 होगा। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। अंडर रूट 34 आया है, ये देखो हम लोग का थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो हम लोग का ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करते हैं। इसको मैं अभी यहीं पे रखता हूँ। चलो इसको नीचे ही रख लेता हूँ क्योंकि बार बार इसका काम लगेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 8 है। 8 देख सकते हो कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल, देखो ये द्विघात समीकरण में फार्मूला एक मतलब ये मस्त क्वेश्चन है। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, आएगा ही आएगा। आ सकता है क्या? हमें द्विघात समीकरण एक तरह से दिया रहेगा और उसमें एक कुछ गायब कर देगा। जैसे यहाँ पे के की जगह पे कुछ संख्या होनी चाहिए थी, उसको गायब कर दिया है और हमें एक मूल दे देता है। और दूसरा मतलब हमें मूल पूछता है या ना, कहीं तो इसमें जो संख्या गायब करता है उसका मान पूछता है। तो कोई भी हमें द्विघात समीकरण दी हुई हो, ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी द्विघात समीकरण दी हुई हो, उसका एक मूल दे रखा हो और दूसरा मूल पूछ रहा हो, तो उसमें उस द्विघात समीकरण का मान रख देंगे या उसमें से कोई संख्या गायब कर दे रहा हो तो हम लोग x की जगह पे एक मूल रखेंगे पूरा का पूरा और अंत में हल कर k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग का एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया है, हम लोग का समीकरण क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 और एक मूल हमें दिया है कि एक मूल 1/2 है, तो इस के का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो एक मूल हम लोग का 1/2 है, तो हम लोग का जो ये मूल होगा ना 1/2, वो पूरी इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब x की जगह पे इस 1/2 को रखते हैं तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो x की जगह 1/2 को रखते हैं तो x की जगह पे 1/2 को रखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस k और गुणे 1/2 x की जगह हम लोग रखेंगे और ये -5/2 तो -5/4 और ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सेटिस्फाइड करेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1/, हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये k/, हम लोग का 2 होगा और ये -5/4 ये बराबर हम लोग का 0। अब देखो इनका लसा हम लोग का क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 4, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 2 दूना का 4 और 2 k और ये हम लोग का 4 कम 4 तो 1 माइनस मतलब 5, क्योंकि 4 कम 4 और 1 से ऊपर गुणा होगा तो वही -5, ठीक है, बराबर 0। अब देखो ये हम लोग का मिलकर क्या होगा? 2k और ये -4 हो जाएगा और 4 से इधर ये बट्टे में है उधर गुणा होगा तो 0 हो गया, यानी 2k - 4 हो जाएगा एक तरह से। तो यहाँ से k हम लोग का 2k बराबर 4 इधर, ये 4 इधर आएगा तो 4, तो यहाँ से k बराबर हम लोग का 4/2 यानी k का मान हम लोग का 2 निकल कर आ जाएगा, यानी k का मान हम लोग का 2 होगा यहाँ पे। ठीक, तो ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ओके, ये तो हम लोग का मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे। कब होंगे? जब देखो ये तो जो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे देखो ये हम लोग का ये एक त्रिभुज हो गया और ये एक त्रिभुज हो गया, ये दो त्रिभुज हो गए। संगत कोण मीन्स जैसे ये कोण है तो ये कोण इसमें ये संगत होंगे, या ये कोण है तो ये कोण, इनको हम लोग संगत बोलेंगे। तो ये आपस में बराबर हो, ठीक है, तब क्या होता है कि हम लोग का त्रिभुज समरूप होता है। लेकिन उसके अलावा ये संगत भुजा है, जैसे ये भुजा ले तो ये भुजा, ठीक है, और ये भुजा ले तो ये भुजा समान अनुपात में रहनी चाहिए, तभी हम लोग का मतलब जो दो त्रिभुज होता है वो समरूप होता है। तो इनके संगत कोण बराबर हो, सही बात है, और इनकी संगत भुजाएं ही एक ही अनुपात यानी समानुपाती हो, तो ये भी सही ऑप्शन है। तो हम लोग का ये दोनों सही ऑप्शन है और थर्ड में दिया है कि उपयुक्त तो दोनों, तो हम लोग का ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप मार्कशीट में थर्ड वाला लगाओगे, ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर। चलो अगला हम लोग 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश है, AC हम लोग का 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। ओके, मस्त क्वेश्चन है ये भी यार, काफ़ी मस्त है। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। देखो कह क्या रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, उसमें कोण C 90 अंश है। तो देखो यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज, यही तो होता है, आपने हाइट एंड डिस्टेंस में खूब पढ़ा होगा इसके बारे में। यही तो समकोण त्रिभुज है, उसमें ये जो कोण C है यही 90 डिग्री हमें दिया है कोण C। तो इसको मैं A लेता हूँ, इसको मैं B लेता हूँ। तो हम लोग का ABC त्रिभुज हो गया, जिसमें हम लोग का C 90 डिग्री हो गया और AC का मान दिया है 4, A और C का मान दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC का मान दिया है 4, BC का भी मान दिया है 4, नहीं AC का मान 3 दिया है यार, AC का मान 3 दिया है और BC का मान यानी B और C इसका मान हमें 4 दिया है, ठीक है।
और हमें क्या पूछ रहा है कि सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। ओके, इस सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। अब देखो माध्यिका क्या होती है कि जो त्रिभुज का शीर्ष होता है उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो माध्यिका होती है। तो यहाँ माध्यिका क्या होगी, इसके मध्य बिंदु को, इसका हम लोग इस त्रिभुज इस मतलब इसका जब अर्धक करेंगे इससे, तो यहाँ इसके मध्य बिंदु को ऐसे आ जाएगी इधर, ठीक है। तो यही क्या होगी, माध्यिका होगी। एक बार मैं और बोलूँगा, माध्यिका क्या होती है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से, ये त्रिभुज का शीर्ष हो गया, इसके सम्मुख भुजा के, ठीक है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही माध्यिका होती है। तो यहाँ पे ये माध्यिका हो जाएगी, इसका डी मैं रख देता हूँ, तो ये सी डी माध्यिका हो जाएगी। तो हमें इसी का हमें क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग का इसका 3 दिया है, ये हम लोग का क्या होता है, लंब होता है, और ये आधार हम लोग का 4 होता है। तो हमें लंब और आधार का इस समकोण त्रिभुज ए सी बी में दिया है मान। तो इस पूरे के कर्ण ए बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो तितली का 9 और चचौ का 16, तो 16 9 25, यानी पूरे इस ए बी का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, हम लोग का 25, यानी बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक। यानी ए और बी का मान हम लोग का पूरा 5 आ जाएगा। लेकिन डी चूंकि मध्य बिंदु है, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि माध्यिका क्या होती है कि ये जो त्रिभुज का शीर्ष होता है उसके सम्मुख जो भुजा होती है उसके मध्य बिंदु से ये जो रेखा जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो ये माध्यिका है और ये इसके मध्य बिंदु से गई है, इसका मतलब मध्य बिंदु से किसके, इसके। तो ये 5 पूरा है, तो ये 2.5 होगा और ये 2.5 होगा। तो इसका मान कितना होगा, 2.5 और ये 2.5, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम लोग का डी और बी का हम लोग का मान कितना हो गया, 2.5, ठीक है। और यानी 2.5, यानी इसको हम लोग 5/2 लिख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2.5 को हम 5/2 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन में अच्छा रहेगा। और ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का सी बी हो गया 4। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखो ये भुजा हमें मालूम चल गई, ये भुजा मालूम चल गई। अब हमें ये भुजा मालूम करना है और यही हम लोग की माध्यिका की लंबाई होगी, क्योंकि यही तो हम लोग की माध्यिका है। तो कैसे करेंगे, तो देखो एक यहाँ पे सिंपल, एक और यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या, माध्यिका क्या होती है कि त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, जैसे ये एक शीर्ष है, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है माध्यिका होती है। तो यहाँ सी डी क्या है, हम लोग की सी डी माध्यिका है, क्लियर। और इसका एक और गुण होता है कि यह जो भुजा होती है उस पर क्या होता है कि ये जो माध्यिका होती है लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा एक तरह से हम बोल सकते हैं, और ये कर्ण हो जाएगा। तो इसमें भी लंब आधार कर्ण आ गया हम लोग का समकोण त्रिभुज के माध्यम से। तो हम लोग का ये लंब है, तो लंब का मान मालूम करना है। तो लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर आपने पढ़ा होगा अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो चलो हम लोग का कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण चूंकि 4 हो जाएगा तो चचौ का 16 माइनस आधार क्या हो जाएगा 2.5, यानी इसको हम लोग 5/2 लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा। 5/2 का स्क्वायर तो 25/4 ये हो जाएगा, क्लियर। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो भाई ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 16 चौका 64 माइनस 25/4 कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और ये 14 9 और यह 5 2 39 होगा ना, हाँ 39, और बटे में ये 4 है तो 4 या 39 बटे में हम लोग का 4 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का लगभग 4 9 36, यानी 9 मतलब, और 4 9 36 और 7 2, ओके आप भाग दे लेना, 9.72 आएगा, क्लियर। तो 9.72 आने का मतलब क्या कि हम लोग का भाई 9 किसका होता है, वर्गमूल 3 का, 3 से कुछ ज़्यादा मान आएगा। तो हम लोग का ऑप्शन में क्या है, 1 मिनट देख लेते हैं। 3.5, 3 दिया है, 4 दिया है, 2.5, 2.5 होगा नहीं, 4 हम लोग का होगा नहीं, हम लोग का 3 या 3.5 में क्या होगा, तो 3 होगा लगभग। 3.5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3.5 नहीं होगा एक तरह से, क्योंकि इसका मान हम लोग का बाहर निकालेंगे तो 3.11 कुछ कर आएगा, तो एक तरह से हम लोग 3 ले सकते हैं। तो ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग का 10 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार देखो, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है, ओके। इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा समचतुर्भुज का हम लोग फिगर बना लेते हैं जो वर्ग टाइप का होता है एक तरह से। देखो
ये आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का, ये आप लोग का समचतुर्भुज हो गया। चलो अच्छे से उतना नहीं बन रहा है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि हम लोग का ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसके हम लोग के विकर्ण की लंबाई या समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया है। तो मान लेता हूँ कि एक ये ए सी विकर्ण है, ये ए और सी विकर्ण है, और एक ये बी डी विकर्ण है, ये दो विकर्ण है। तो ये पहला विकर्ण जो ए सी है, इसका हम लोग का मान लेता हूँ कि लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो ये मान लो मैं इसका 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग का ये जो है बी डी, इसका हमें 12 सेंटीमीटर हमें मान दिया हुआ है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि हमें इस समचतुर्भुज के भुजा का मान पूछ रहा है, भुजा की लंबाई पूछ रहा है। यानी भुजा, यानी इसका हमें ये भुजा या ये भुजा हो गई, या ये भुजा हो गई, या ये भुजा हो गई, और सारी भुजाएं ये आपस में बराबर होंगी। यानी एक का किसी का हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे तो वही सबका होगा, क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये ध्यान रखना समचतुर्भुज का गुण कि ये जो इसके विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जहाँ ये मतलब यहाँ ये बिंदु है, ये विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि ये पूरा जो लंबाई अगर 10 है तो ये इस बिंदु से ये 5 होगी, ये 5 होगी, ठीक है। और इस बिंदु से ये अगर मान लो ये 20 है तो ये 10 होगी, ये 10 होगी। ये मतलब एक तरह से गुण होता है। और एक दूसरे पे ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा, ये पूरा का पूरा हर जगह 90 डिग्री का होगा, एक तरह से 90 90 90 90। यानी यहाँ से ये प्रत्येक जो यहाँ 4 त्रिभुज बन रहे हैं, तो प्रत्येक यहाँ से क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ से देखो ए और सी हम लोग का कितना है, 16 है पूरा। तो हम लोग का ए, यहाँ पे इसको मैं बिंदु ले लेता हूँ कोई ओ, तो ए ओ की लंबाई क्या होगी हम लोग की, 8 होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी इस बिंदु से ये आधे आधे हो जाते हैं। तो ये 8 होगा और यहाँ से यहाँ तक ये 8 होगा। और ये हम लोग का पूरा पूरा 12 था, तो ये यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखो एक ये वाला त्रिभुज, देखो ये वाला त्रिभुज अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार का हो गया, कुछ इस प्रकार का हो गया। क्लियर? और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये बिंदु हम लोग का ये वाला ओ है यहाँ पे, तो ये वाला हम लोग का 8 हो गया, और ये वाला हम लोग का ये वाला 6 हो गया। तो इसका मान ज्ञात करना है, और यही क्या है, हम लोग की भुजा है। और मैंने बताया कि एक भुजा का आप लोग मान ज्ञात करोगे तो वही इसके बराबर भी होगा, वही इसके बराबर, सब बराबर ही होता है। अब तो इसको चलो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। भाई ये हम लोग का लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरह से ये हम लोग का कर्ण का मान मालूम ज्ञात करें तो कर्ण बराबर कर्णी में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हम लोग का 64 36 100 हो जाएगा, और 100 अंडर रूट यानी कर्णी से बाहर निकलेगा, इसका वर्गमूल तो 10। यानी हम लोग का एक तरह से भुजा का मान 10 आ जाएगा, ये भुजा का मान 10 आ जाएगा, और यही हम लोग का इस भुजा का भी मान होगा। आप इसमें देखना, आप लोग ये और ये लेकर ज्ञात करोगे ना तो आप लोग का वही आएगा। जैसे ये आप लोग, जैसे यहाँ पे देखो ये कैसे बना है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हम लोग का कुछ इस प्रकार से बना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल है, ठीक। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 8, और ये 6 आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का हमें मालूम करना है, क्योंकि यही तो भुजा है, यही तो हम लोग की भुजा है, ठीक। तो इसका मालूम करना, तो वही कर्ण बराबर कर्णी में लंब का स्क्वायर, तो लंब 8 3 64 प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हम लोग का दोनों जोड़ेंगे तो 100 यानी 10। कहीं से भी आप मतलब लेकर याद करो 10 ही आएगा, सिंपल। तो ये हम लोग का 10, हम लोग का क्या हो जाएगा, भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हम लोग का 11 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। देखो हम लोग का लगभग आधे घंटे की वीडियो हो गई, लगभग 30 मिनट की वीडियो हो गई। आपको देखो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का ना पूरे का पूरा 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और सब्जेक्टिव को सॉल्व करने का 2 घंटे का। ये तो हर सब्जेक्ट में है, लेकिन भाई मैथ और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ और साइंस, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में 1 घंटे, साइंस में तो नहीं कहूँगा लेकिन मैथ में आपको 1 घंटे तो लग ही जाना है। और साथ में मैं आपको ये जो मॉडल पेपर है समझाते चल रहा हूँ, तो मुझे भी 1 घंटा लग जाएगा। मैं तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर देता थोड़े ही समय में, लेकिन चूंकि आपको समझाना भी है इसीलिए टाइम लग रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से समझो। अब बताओ, इसको आप अच्छे से नहीं समझे रहोगे, यहाँ एग्जाम में संख्या बदल देगा, यहाँ 16 की जगह 20 कर देगा, यहाँ 12 की जगह मान लो 10 कर दिया, तो आप नहीं ज्ञात कर पाओगे। अगर समझ लिए हो तो आसानी से ज्ञात कर लोगे, सिंपल। चलो आप अब जैसे 20 और 10 पे कैसे ज्ञात करोगे, तो सिंपल ऐसे आप बनाओगे, ठीक है। ऐसे आप समचतुर्भुज एक बनाओगे, और कहोगे कि
ये हम लोग का 20 है तो ये हम लोग का 10 होगा, और ये हम लोग का मतलब 10 है तो ये 5 होगा। तो ये कण हमें मालूम करना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, खत्म, काम ज्ञात कर लिए। तो देखो कॉन्सेप्ट एक बार सीख गए तो सारे सवाल आसान हो जाएंगे। चलो यहाँ पे 11 नंबर के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मुझे इधर आना पड़ेगा। चलो इसको मैं नीचे रख लेता हूँ। चलो इसको तो हमें समझना ही है। देखो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है, इन त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ओके, देखो कभी भी हमें दो समरूप त्रिभुज की मतलब भुजाओं का अनुपात दे दिया, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का हमें अनुपात दे दिया और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो बस इनके मतलब इनके भुजाओं का ही जो अनुपात है उसका आप वर्ग कर दीजिए, वही उसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो ये 4 का 16/99 यानी 16:81 का अनुपात उसमें हो जाएगा। तो 16:81 ये आई भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो अगला हम लोग, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। ओके, ये हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, तो हमें मान किसका पूछ रहे हैं, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका हमें मान पूछ रहा है। देखो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखो यहाँ एक ही ऊपर वही नीचे और प्लस माइनस, तो इसको हम परिमेयकरण कर कर सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ हमको ऐसा ज्ञात होगा जिससे हम मतलब यहाँ कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ 4 tan थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉरी 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है तो tan थीटा बराबर हम लोग का 3/4 हो जाएगा। और लाल बट्टा का LALKA, आपको फार्मूला नहीं याद है तो इसके अनुसार ये कॉस होता है, साइन कॉस ये tan होता है। तो tan बराबर हम लोग का क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब हम लोग का 3 है और हम लोग का आधार क्या है, आधार हम लोग का 4 है। तो लंब बट्टा आधार का हमें मालूम चल गया, मान यहाँ मालूम चल गया। तो कण क्या हो जाएगा, कणी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 3 का 9 4 का 16 25, यानी कण हम लोग का 5 निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल, अब यहाँ हम लोग का सारी चीज़ें लंब आधार कण सब मालूम हो गया। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टा हम लोग का कण। ठीक है, जैसे ये 4 है तो 4 गुणे साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कण होता है, तो लंब बट्टा कण और माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कण होता है, और बटे में 4 गुणे साइन थीटा वही लंब बटा कण माइनस, सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पे नीचे प्लस है, आधार बटा कण, क्योंकि कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर हम लोग का फार्मूला होता है आधार बटा कण। अब जो भी हम लोग का यहाँ पे मान मालूम है उसको रख लेते हैं। तो 4 गुणे लंब बटा कण, तो हम लोग का लंब क्या है, लंब यहाँ पे देखो ये 3 है, बटे में कण हमने निकाला 5 माइनस आधार बटे कण, तो आधार हम लोग का 4 है बटा कण के जगह पे हम लोग का 5, और वही सिंपल नीचे 4 गुणे लंब, तो लंब हम लोग का 3 और बटे हम लोग का कण वही 5, वही चीज़ें है, बस यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे हम लोग का उसके बाद क्या है, आधार बटा कण वही कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ भी आधार बटा कण होगा और बस बीच में ये प्लस है। अब देखो ये तो हम लोग का ऊपर वाला हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 का 20 सॉरी 4 3 12 12 बटे में 5 माइनस 4 बटे में 5, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 4 3 12 बटे में 5 प्लस, सॉरी ये आधार बटे कण, यानी आधार बटे कण के हम लोग जगह पे मान रखेंगे तो ये 4/5। ठीक, तो हम लोग का प्लस 4/5, और इसको हम लोग ये 12 में से 4 गया, चूंकि ये बराबर है तो सीधे सीधे ऊपर में से घटा जाएंगे, तो 8 और बट्टा में 12 में से 4 गया 8, और ये नीचे में 5, और होल बट्टा में ये देखो 12 4 16, और बट्टे में ये हम लोग का क्या हो जाएगा 5। अब देखो ये मेन वाला बट्टा ये है, तो ये ऊपर जाएगा तो पलट कर गुणा हो जाता है, तो ये 8/5 उसी तरह ये ऊपर जाएगा तो पलट कर गुणा हो जाएगा, यानी 5/16 हो जाएगा। 8 दूना का 16 2, और 5 से 5 खत्म, यानी 1/2 हम लोग का आंसर आ जाएगा। 1/2 है कि ऑप्शन में थर्ड वाला, ऐसे भी कर सकते हो। और एक और इसका आसान सा तरीका मैं बताऊँ, इसका दूसरे पेज पे मैं बताता हूँ, इधर 1 मिनट। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें दी है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और हमें दिया है कि 4 tan थीटा बराबर 3 है, 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो tan थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये तो सब लोग जानते हो। इसका देखो एक ही संख्या है ऊपर नीचे, और हमें मतलब प्लस माइनस दिया है, तो इसका एक तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कई तरीके हैं। यहाँ पे हम लोग, यहाँ हमें tan का हमें मान दिया, तो इसमें हम लोग इसको tan के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। तो tan के रूप में कैसे बदलेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। यार मेरी बैटरी
लो हो गई। 1 मिनट थोड़ा चार्ज में लगा लेता हूँ क्या, उसके बाद साथ साथ वीडियो हम लोग शूट करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद लगाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ में tan थीटा यहाँ पे मालूम है, tan थीटा का मान, तो यहाँ अगर सब में मैं cos थीटा से भाग देता हूँ, यहाँ भी cos थे तो यहाँ tan हो जाएगा। मतलब ऊपर नीचे हर और अंश में cos, पूरे cos से भाग दे देता हूँ। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ मैं cos थीटा से भाग देता हूँ, यहाँ भी cos थीटा से भाग देता हूँ, यहाँ भी cos थीटा से, यहाँ भी cos थीटा से, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये sin थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और आगे 4 है तो 4, और प्लस ये cos हम लोग का क्या हो जाएगा, कट कर 1 हो जाएगा। तो सॉरी, ऊपर माइनस है, प्लस नहीं है, तो -1, और बटे में ये हम लोग का sin cos हम लोग का tan हो जाएगा, और आगे ये 4 है तो 4 इंटू tan, और ये प्लस है तो प्लस, और cos 1। अब देखो tan थीटा है, tan थीटा का मान 3/4 है, तो 4 गुणे 3/4, और ये -1 है तो -1 बटे में 4 गुणे tan थीटा 4 इंटू tan थीटा है ना, तो tan थीटा का मान हम लोग का 3/4, तो 3/4, और यहाँ पे नीचे हम लोग का +1 है तो +1। ये देखो कट गया हम लोग का, ये कट गया, 3 में से 1 गया, हम लोग का क्या हो जाएगा 2। यार ये गड़बड़ आ रहा है क्या, हमने कहीं गड़बड़ किया है, हमने कहीं गड़बड़ किया है क्या यार, ज़रूर कहीं हमने गड़बड़ किया है इसका। देखो यहाँ पे 3/4, 4 गुणे 3/4, ठीक है, और ये हम लोग का क्या होगा नीचे 4 गुणे 3/4 +1, तो ये 3 1 4 हो जाएगा। ओके ठीक तो है, ये 3 1 4 जुड़ेगा तो 4, और ये 1/2 सही तो है। इस तरह से भी देखो आ गया ये 1/2। क्लियर। तो कई तरीके हो सकते हैं करने के, शायद आप और तरीके इसको करने को जानते हो, शायद परिमेयकरण कर कर भी इसको हल किया जा सकता है। तो कैसे भी आप लोग का फटाक से, मतलब कम से कम 2 मिनट के अंदर इसका मान निकालना है, सिंपल। चलो, ये sin 75 अंश बटे cos 15 अंश, आसानी से इसका मान आप लोग याद कर सकते हो। लेकिन उससे पहले 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ, मैं चार्ज में फ़ोन लगा लेता हूँ। हेलो, हाँ जी, तो चलो इसको मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके चलो, अब हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला जो 14 नंबर है उसको, 14 नंबर क्या है कि sin 75 अंश बटे cos 15 अंश का हमें मान ज्ञात करना है। सिंपल, ऐसा तो क्वेश्चन आप लोग किए होंगे। ये साइन को तोड़ दो, साइन को 90 माइनस थीटा के अनुसार तोड़ दो, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, cos थीटा होता है। फर्स्ट चतुर्थांश में पड़ेगा, और फर्स्ट में सभी प्लस होता है, ठीक। और फर्स्ट के लिए निष्पत्तियाँ चेंज हो जाती है, साइन का cos हो जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन और इस 75 अंश है ना, तो यहाँ 75 अंश को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस 15 अंश, इसका मतलब तो 75 अंश हुआ, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, cos थीटा, और थीटा का जब 15 अंश है तो 15 अंश, यानी इसको हम लोग तोड़ेंगे इस प्रकार। देखो साइन 75 अंश, साइन 75 अंश बटे में, ऐसे तो ये जवान ये सवाल ये सीधे लड़के इसको मतलब लगा देंगे कि एक इसका आंसर है, लेकिन चलो मैं अच्छे से कर देता हूँ cos, क्योंकि हम मुझे सबको साथ लेकर चल रहा है ना, cos 15 अंश। तो साइन इसको हम कैसे तोड़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 15 अंश लिख ही सकते हैं, इसका मतलब 75 अंश है, और बटे cos 15 अंश, इसको इसी तरह रहने देते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। ये क्या होता है, cos थीटा, और थीटा का जब 15 अंश है तो 15 अंश, और बटे ये cos 15 अंश है तो cos 15 अंश, ये कट कर 1 हो गया, सिंपल, ठीक। तो इसका मान हम लोग का 1 हो गया, 1, ये बी वाला 1, ठीक। चलो यहाँ पे 15 के बाद 14 के बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मस्त क्वेश्चन है काफ़ी, आप लोग देख सकते हो कि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। चलो देखो कैसे, वृत्त का परिमाप, हम लोग का वृत्त का परिमाप, ठीक है, बराबर, ये हम लोग का ऐसा वर्ग होता है, मैं वर्ग का परिमाप, यहाँ वर्ग भी आप लिख सकते हो, यहाँ वृत्त भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के, तो हमने बराबर कर लिया। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, सब लोग जानते हो यार, πr², ठीक है, सॉरी हाँ, वो तो क्षेत्रफल होता है। वृत्त का परिमाप यानी परिधि क्या होता है, यानी वो होता है 2πr बराबर, और वर्ग का हमें परिमाप 4 गुणे भुजा, सब लोग जानते हैं। चलो, और क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर होता है, वो बात अलग है। अब देखो यहाँ से ये हम लोग का 4 इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी 2πr बटे 4 बराबर भुजा, यानी हमें से यहाँ से वर्ग की भुजा मालूम चल गई, वो क्या हो गई 2πr बटे 4, इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी πr बटे में 2 हो जाएगा। ये क्या हो गई, वर्ग की भुजा हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, वर्ग की भुजा हो गई। अब देखो यहाँ पे हमें उसके बाद क्या रहा है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उसके मतलब दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात मैं लिख लेता हूँ यहाँ, वृत्त का
क्षेत्रफल और अनुपात यानी वही बट्टा बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। अब देखो हमें वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और बट्टे में वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो भुजा हम लोग का क्या है पाई आर बटे 2 है, तो पाई आर बटे 2 और भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वर्ग का, तो उस स्क्वायर हमने कर लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर और बटे में ये पाई आर स्क्वायर बटे में ये 4 हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो पलट कर गुणा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुणे ये 4 बटे में पाई आर स्क्वायर, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माफ़ करना है, यहाँ पे ये हम लोग का पूरे का वर्ग है ना, ये पूरे का वर्ग है, तो पूरे का वर्ग है तो इसको इसी प्रकार हम लोग का ये भी का इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो पाई आर बटे 2 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, तो ये पूरी भुजा है पाई आर बटे 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर बटे 2 दोनों का 4 होगा। ठीक, तो यहाँ पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर बटे 4, तो यहाँ पाई का भी स्क्वायर होगा। यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर खत्म, पाई है तो यहाँ 2 पाई स्क्वायर मतलब 2 पाई इंटू पाई है 2 बार, तो 1 पाई कट जाएगा, यानी हम लोग का 4 बटे पाई बचेगा। हम लोग का क्या बचेगा 4 बटे पाई, और पाई का मान हम लोग का क्या होता है 22/7, तो यहाँ 22/7 मैंने रख लिया, और फिर 4 और ये ऊपर जाएगा तो पलट कर फिर यह भी गुणा हो जाएगा 60/22 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और इसको हम लोग हल करेंगे तो 7 × 28 और बटे हम लोग का ये क्या हो जाएगा 22, तो 28/22 ही आया क्या यार। अच्छा हमें मतलब अनुपात पूछ रहे हैं, तो अनुपात में चलो इसको कटा लेते हैं, तो 2 से 14 दूना का 28 और 11 दूना का 22, 14 संबंधे 11, 14 संबंधे 11, 14 संबंधे 11, ये देखो बी वाला हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, तो आशा करता हूँ ये भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमें क्या बोल रहा है कि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात हमें दिया है। ओके 2 गोले हैं, ये उनके आयतनों का अनुपात हमें दिया। मान लो पहले गोला का आयतन V1 है, दूसरे का V2, और इनका अनुपात दिया है हमें 64 संबंधे 27 यानी 64/27, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का 2 गोला है, फर्स्ट गोला मान लो V1 दूसरा V2, इनका मतलब आयतन जो है उसका अनुपात दिया है। ठीक है, सॉरी पहला गोला V1 थोड़े मानेंगे, मतलब पहले गोला का आयतन V1 दूसरे गोले का आयतन V2 और उनका अनुपात 64/27, 64/27, 64 संबंधित 27 मतलब वही 64/27। ठीक है, और चूंकि गोले का हम लोग का आयतन क्या होता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये फार्मूला होता है। तो पहले गोले की त्रिज्या मान लो R1 है, पहले गोले की त्रिज्या R1, तो पहले गोले का अनुपात क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब। क्लियर, और बट्टे में दूसरे गोले का मतलब त्रिज्या जो मान लो आप लोग R2 है, तो दूसरे गोलों की त्रिज्या R2 है, तो उसका आप लोग का आयतन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई, और R2 त्रिज्या है दूसरे गोले की, तो इसका क्यूब। सिंपल, और यही अनुपात हमें दिया है 64/27 के बराबर, 64/27 यानी 64 संबंधित 27 के। अब देखो 4/3 पाई 4/3 पाई, ये तो कट जाएगा साफ साफ, यानी R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब, जो R1 का क्यूब होगा बटे में R2 का जो क्यूब होगा वो बराबर होगा 64/27 के। अब देखो ये क्यूब के फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं, तो R1 का क्यूब बटे में R2 का क्यूब, इसको देखो इसको लिखेंगे तो ये 4 का क्यूब होता है 64, और बट्टे में ये 27 किसका होता है, तो 3 का होता है। और यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग का R1 बटे R2 का मान क्या आ जाएगा, वो 4/3 आ जाएगा, यानी हम लोग के पहले गोले की त्रिज्या 4 आ गई, दूसरे गोले की त्रिज्या 3 आ गई। अब हमें आगे क्या पूछ रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का क्या होता है, पृष्ठीय गोले का, गोला ही है ना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो पहले गोले का हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई, मान लो पहले गोले का त्रिज्या R1 है, तो R1 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, बटे में दूसरे गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई, मान लो दूसरे की त्रिज्या R2 है, तो R2 का स्क्वायर। ठीक, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। और यहाँ से देखो हम लोग का मतलब इसका मान R1 का मान हमें निकाल लिया है यहाँ पे 4, और R2 का मान हमने निकाल लिया है 3। तो यहाँ से देखो 4 पाई गुणे R1 के जगह पे हम लोग रख देंगे एक तरह से, ये तो कट जाएगा 4 पाई यानी 4 पाई कट जाएगा, हम लोग का बचेगा क्या R1 का स्क्वायर बटे में R2 का
स्क्वायर, तो R1 हम लोग का 4 का स्क्वायर तो 16 और बटे में R2 यानी 3 का स्क्वायर तो 9, तो 16 संबंधित 9, इसको कटा सकते हैं क्या? नहीं कटेगा, तो नहीं ना, नहीं कटेगा, यानी 16 संबंधित 9 एक तरह से आंसर आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 16 संबंधित 9 कहीं दिया है, ये वाला देखो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। ओके, सिंपल है, कैसे? तो 1 से 10 तक की सबसे पहले तो धन संख्या है, एक को भी ले लेंगे, 1 3 5 7 9 हो जाएगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से 1 मिनट, ओके यार, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ी खांसी टाइप की आ रही है यार, तबीयत भी थोड़ी मेरी खराब है ना। चलो थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलो ओके माफ़ करना। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य, तो हम लोग की संख्या क्या हो गई? 1 3 5 7, इनका समांतर माध्य x बार बराबर पदों का योग, तो पदों का योग इन सबको हम लोग जोड़ते हैं, तो 3 1 4 और 5 9 9 18 और 18 और 7 हम लोग का क्या हो जाएगा? 18 19 20 21 22 23 24 25 हो जाएगा, सिंपल। तो 25 और बटा पदों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 पद है, तो बटे 5, तो 50 25 5 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। 17 का हम लोग का, इधर मैं आ जाता हूँ, ऑप्शन में 5 है ना, इधर देखो 5, ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो 18 नंबर क्वेश्चन कि माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तोरण से, आयत से, बहुभुज से, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल तोरण आप लोग याद रखना, ठीक। एक तरह से ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक। तोरण मीन्स वही संचयी बराबरता का एक तरह से वर्ग प्रदर्शन जो होता है उसी को बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे 19 नंबर प्रश्न है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27, ओके, हमें माध्य 27 दिया है, बहुलक 45 दिया है, तब माध्यिका होगी। यहाँ पे देखो इसके लिए एक सिंपल सा एक थोड़ा सा फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पे इसको रख कर हम लोग सारी चीज़ें निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो एक पूरा रिलेशन होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे कोष्ठ में माध्य माइनस माध्यिका, ठीक। अब देखो हमें क्या दिया है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, हमें माध्य 27 दिया है, तो इसके जगह पे हम लोग 27 रख लेते हैं, माइनस बहुलक हमें 45 दिया है, तो 45 रख लेते हैं, बराबर 3 गुणे कोष्ठ में माध्य, तो माध्य हम लोग का क्या हो जाएगा? 27 और माइनस माध्यिका हम लोग का कुछ नहीं है, तो माइनस इसके जगह पे यही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, हमने सब कर लिया। उसके बाद हमें माध्यिका का ही मान पूछ रहा है, तो सिंपल इस जो रिलेशन है इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो हम लोग का माध्यिका का मान आ जाएगा। तो देखो ये हम लोग का 27 माइनस 45, तो माइनस हम लोग का कितना बचेगा? घटाएंगे तो हम लोग का लगभग 18, 3 और 15, हाँ 18 बचेगा, माइनस 18, ठीक। और उसके बाद ये 3 से गुणा होगा इसमें, तो 3 गुणे हम लोग का एक तरह से 27 हो जाएगा, ये 3 गुणे 27 और ये बीच में माइनस, तो ये कोष्ठ है तो 3 से भी गुणा होगा, यानी 3 माध्यिका, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। चलो अब देखो ये 3 गुणे 27 तो गुणा है, गुणा कर देते हैं यहीं पे, और इधर आएगा तो बट्टा हो जाएगा एक तरह से, यानी हम लोग बट्टा नहीं, यहाँ पे देखो माइनस 18 बराबर, इसको गुणा करते हैं, पहले गुणा करते हैं उसके बाद हम लोग करेंगे, तो 3 17 का 21 का 1, 3 7 21 का 1 2 और 3 9 6 2 8, 81 हो गया, माइनस ये 3 माध्यिका है, मतलब 3 गुणे माध्यिका है। अब देखो 81 यहाँ पे क्या है? धनात्मक संख्या, इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, तो माइनस 18 और माइनस 81 कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर यहाँ डायरेक्ट बट्टा ला देते तो फिर शायद कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती या नहीं भी आती, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले गुणा आप कर लेना, ओके। और बराबर ये क्या हो जाएगा? इधर -3 माध्यिका, ठीक। अब देखो तो माध्यिका हमें ज्ञात करना है, तो माध्यिका बराबर ये -3 इधर हम लोग का क्या होगा, चूंकि -3 गुणे माध्यिका है तो गुणा है, तो इधर आकर बट्टे में हो जाएगा, तो -3 यहाँ बट्टे में हो जाएगा। और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा इसमें, तो 8 1 9 और 8 1 9, यानी -99 बट्टे में माइनस हम लोग का 3 हो गया ना, हाँ माइनस खत्म, और ये 33 आ गया, यानी हम लोग का 33 आंसर आ गया एक तरह से हम लोग का। तो यहाँ पे 33, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलो इस तरह से आप लोग इसको ज्ञात करोगे। उसके बाद 20वां प्रश्न एक स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न कि वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बराबरताओं वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होता है। ये माध्यक सीधे सीधे आप लोग इसका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, माध्यक आप सीधे आए तो एग्जाम में मार देना। चलो तो इस प्रकार देखो हमने पूरे पूरे ये 20 ऑब्जेक्टिव कर लिए। लगभग मुझे लग रहा है कि हम लोग को 1 घंटे 5-10 मिनट टाइम लगा होगा या 1 घंटे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप लोग को एग्जाम में ना 20 ऑब्जेक्टिव करने को 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और चूंकि मैं तो आपको एकदम अच्छे से एक एक चीज़ें समझाते आ रहा हूँ, आपको कैसे करना है, आपको तो केवल फटाक कैसे भी आंसर निकालना है, सॉल्व नहीं करना है। वो तो OMR पे केवल ट्रिक लगाना है, तो कैसे भी आंसर निकालना है, तो जल्द आप मतलब करना है आपको। तो आप 1 घंटे के भीतर आराम से कर लोगे और 2 घंटे जो बचेगा वो आप सब्जेक्टिव में देना, ठीक है। तो चलो ये हम लोग का रहा पूरा पूरा ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर था उसका। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पूरा का पूरा खंडबॉक ये सारे के सारे जो सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ठीक है, सबको एक ही वीडियो में सॉल्व करा दूंगा आपको। और यहाँ पे इधर एक क्वेश्चन भी गलत है, यहाँ पे इसको मैं करेक्ट करा दूंगा आपको। ये क्वेश्चन गलत दिया है मॉडल पेपर में, बोर्ड वालों ने गलत छापा हुआ है, ठीक। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो, छोटी सी तो नहीं कहूँगा, लंबी ही हो गई 1 घंटे की, काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।